Hello everyone. Now this lecture number 4 of share capital. This is the most important part, I would say, because today I am going to start with the 4 feature of shares. इससे स्टूडेंट को बहुत डर लगता है. 4 feature of shares, रीइश्यू ऑफ शेयर समझ में ही नहीं आता है. ठीक है, तो सबसे सिंपल है. आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक जो मैंने बताया है थ्रू आउट द लेक्चर्स, वो अगर आप यूज़ करोगे, बहुत सिंपल है. अगर आप कुछ और शॉर्टकट वे से जाएंगे तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो पहले मैं आपको शेयर्स की स्टोरी बता देता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से होता है और हम 4 फीचर पे कब आते हैं. ठीक है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू करती है, जो अभी तक हम लोग ने किया है, इश्यू ऑफ शेयर्स. फर्स्ट पार्ट, कंपनी शेयर इश्यू करके कंपनी को पैसा मिलता है. आफ्टर इश्यू ऑफ शेयर्स, पैसा शेयर होल्डर से लेना होता है जिन लोगों को शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा दे देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न दे आर अनेबल टू पे. तो उनके अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स. ठीक, तो जब शेयर इशू करते हैं तो कॉल्स इन अरियर्स आ सकता है. ये पुराने लेक्चर्स में मैंने कवर किया. ना कॉल्स इन अरियर्स में मैंने बताया था आपको, कॉल्स इन अरियर्स पहले अराइज होगा और बाद में हो सकता है शेयर होल्डर उसको पेमेंट भी कर दे. ठीक है, तो शेयर होल्डर ने अगर पेमेंट कर दिया तो इंटरेस्ट के साथ उसको देना पड़ता है. और अगर नहीं पे किया कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट, तो क्या, कंपनी उससे पैसा मांगी जा रही है, नहीं पे कर रहा है, तो कंपनी क्या करेगी. तो कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा. अगर शेयर होल्डर कंपनी को उसका पैसा नहीं देगा तो कंपनी उसका शेयर क्या करेगी, कैंसिल कर देगी. उसी को बोलते हैं 4 फीचर. ठीक, तो कॉल्स इन अरियर्स अगर पेमेंट नहीं होता है तो इसके बाद क्या आएगा, 4 फीचर ऑफ शेयर्स. अब तो 4 फीचर का मतलब समझा आपको. 4 फीचर मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. तो आपने अगर कोई शेयर बाय किया है कंपनी का और कंपनी ने बोला है आपको उसका अमाउंट 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. एप्लीकेशन मनी तो आपको देना ही पड़ेगा, तो ही तो शेयर मिला. ठीक है, तो सपोज आपने एप्लीकेशन मनी दिया, आपने अलॉटमेंट मनी दिया और आपने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मनी नहीं दे पा रहे हो, नहीं दिया कोई भी रीज़न की वजह से, कंपनी आपसे पैसा नोटिस दे जा रही है कि पैसा दो भाई, पैसा दो, आप फिर भी नहीं दे रहे, तो कंपनी आपका शेयर अब फोरफिट कर देगी, क्योंकि कंपनी का और कोई ऑप्शन नहीं बचा. तो अगर आप कंपनी को पैसा नहीं देते हो बचा हुआ, तो कंपनी आपका शेयर कैंसिल करेगी. ठीक है, आप बोलोगे मैंने थोड़ा तो दिया है उसको, एप्लीकेशन अमाउंट दिया है, अलॉटमेंट अमाउंट दिया है, तो जब मेरे शेयर कंपनी कैंसिल कर रहा है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी मुझे वापस मिलना चाहिए, राइट. एज अ शेयर होल्डर आप तो ये बोलोगे, बराबर. पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो भी पैसा आपने कंपनी को दिया है वो आपको वापस बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शेयर होल्डर की गलती है कि उसने शेयर के लिए अप्लाई किया और उसका पैसा नहीं दिया. तो गलती किसकी है बताओ. आप सामान ले रहे हो, आधा पैसा दिया आधा नहीं दिया, तो गलती तो आप ही की है ना, आपने क्यों लिया, बराबर. कंपनी का काम यही है क्या कि जो लोग पैसा नहीं दे रहे उनको फिर रिफंड करते जाओ जितना दिया है, फिर वापस से शेयर इशू करो, कितना हेडेक हो जाएगा, कि लाखों करोड़ों शेयर होते हैं, बराबर. तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको शेयर लेना है तो सोच समझ के लेना है. एक बार आपने शेयर के लिए अप्लाई किया, आपको शेयर अलॉट हो गए, तो आपको उसका पूरा पैसा देना है. आपने अगर थोड़ा पैसा दिया, थोड़ा नहीं दे रहे हो, तो आपका शेयर कैंसिल हो जाएगा और जो भी पैसा आपने कंपनी को दिया है वो आपको रिफंड में बिल्कुल नहीं मिलेगा. ठीक, क्योंकि गलती आपकी, आपने शेयर लिया, सोच समझ के लेना चाहिए और फिर उसको पूरा पैसा देना चाहिए. तो बीच में अगर आप पेमेंट स्टॉप करते हो तो आपका शेयर भी कैंसिल होगा. शेयर तो गया हाथ से, साथ में आपने जो पेमेंट किया है कंपनी को वो भी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये याद रखना. तो 4 फीचर कब होगा, जब कॉल्स इन एरियर्स होता है. तो कॉल्स इन एरियर्स का पैसा अगर शेयर होल्डर नहीं दे रहा है, कोई भी इंस्टॉलमेंट का बचा हुआ है, तो फिर कंपनी उसका शेयर फोरफिट कर देगी नोटिस देने के बाद. तो फोरफिट मतलब कैंसिल कर देगी, और जो भी कुछ शेयर होल्डर से पैसा मिला है वो रिफंड भी नहीं देगी. ठीक है, तो 4 फीचर ये होता है. 4 फीचर मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. अभी मैं जो भी मीनिंग वगैरह बता रहा हूँ ना, ये आपको प्रिंटेड नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, तो अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है.
जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बस वही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तो फोर फीचर मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अभी फिलहाल आपके नोटबुक में हेडिंग लिख के फोर फीचर ऑफ शेयर्स आप खाली ये डायग्राम बना सकते हो कि फोर फीचर कौन सा स्टेज है। पहले शेयर इश्यू होगा, फिर कॉल्स इन अरेस्ट अराइज होगा, उसके बाद पैसा नहीं देते हैं तो कंपनी क्या करेगी, फोरफिट करेगी। फोरफिट मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो फोर फीचर मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब इसके जनरल एंट्री पे आते हैं। ये तो बेसिक पार्ट हो गया, थियरी पार्ट की फोर फीचर क्या होता है और कब होता है, और उसमें क्या क्या सिचुएशन है, मतलब आपने जो पैसा दिया है आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो अभी फोर फीचर में जनरल एंट्रीज का पार्ट, जनरल एंट्रीज विल बी ऑलवेज इन द बुक्स ऑफ कंपनी जिसके शेयर आपने बाय किए। तो फोर फीचर की जनरल एंट्री जो है, अब देखो फोर फीचर जो है वो इश्यू होने के बाद में होता है। तो जैसे इश्यू जो है वो दो तरीके का होता है, दैट इश्यू कैन बी एट पार, इश्यू कैन बी एट प्रीमियम। सिमिलरली फोर फीचर ऑल्सो ऑफ दो शेयर्स विच वर इशूड एट पार एंड फोर फीचर ऑफ दो शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। समझे। तो जैसे इश्यू दो टाइप का है वैसे ही फोर फीचर भी दो टाइप का होगा, क्योंकि फोर फीचर का अपना कोई रोल नहीं है। फोर फीचर कौन से शेयर का हुआ, जो शेयर ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं, तो आपको इश्यू वाले टर्म्स पे आना पड़ेगा। तो जो इश्यू है उसके पहला टर्म्स क्या है, पहला टर्म ये है कि इश्यू पार पे हो सकता है। तो अगर आपने ऐसे शेयर का पैसा नहीं दिया जो आपको पार पे इश्यू हुआ था, तो वो फोर फीचर भी कौन से शेयर का हो रहा है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, ठीक। हाँ, पर कोई ऐसा शेयर इशू हुआ था जो प्रीमियम पे इशू हुआ था, आपने पैसा नहीं दिया, तो अब कंपनी फोरफिट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, सिंपल, ठीक है। तो फोर फीचर में भी ये दो टाइप की जनरल एंट्री है, जैसे इशू है पार और प्रीमियम पे, वैसे फोर फीचर भी। ऐसा मत बोलना कि फोर फीचर पार पे होता है या प्रीमियम पे होता है, समझ रहा है। फोर फीचर सिर्फ शेयर का होता है, कौन से शेयर का, जो पहले पार पे इशू हुए थे या जो पहले प्रीमियम पे इशू हुए थे। तो पार और प्रीमियम इश्यू से रिलेटेड है, फोर फीचर कोई पार या प्रीमियम पे नहीं होता है, समझ में आया। बहुत लोग बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स एट पार, फोर फीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ऐसा नहीं है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, ठीक। तो अभी हम लोग पहला जनरल एंट्री करेंगे फर्स्ट टाइप का, विच विल बी फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। या तो मैं फुल सेंटेंस लिख देता हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, ठीक है। अब इशू और फोर फीचर जो है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इशू में क्या होगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमेशा हर एक चीज़। तो इश्यू में क्या होता है कि कंपनी के पास से शेयर जाता है और कंपनी को पैसा मिलता है। फोर फीचर में क्या होगा, कंपनी ने जो शेयर आपको दिए हैं वो कंपनी कैंसिल करेगी, मतलब वापस लेगी। तो ये फोर फीचर में होता है। तो कंपनी फोर फीचर में क्या करेगी, उल्टा शेयर आपसे वापस ले लेगी, कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो जो इश्यू की एंट्री है उसी की रिवर्स एंट्री हमको फोर फीचर की पास करनी, ऐसा सिंपल याद रखना। अब इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू की एंट्री क्या होती है पार की, कंबाइन एंट्री। अगर सारा पैसा एक साथ में मिल रहा है तो उसकी एंट्री क्या होती है, पैसा जो मिल जाता है वो कैश बैंक में जाता है, जो नहीं मिलता वो कहाँ जाता है, कॉल्स इन अरियर्स में जाता है टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी, नहीं तो प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस। तो ये इश्यू की एंट्री है, सिंपल। पैसा मिला, यहाँ गया, नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर्स में गया, और ये टोटल अमाउंट शेयर का। तो ये इश्यू की एंट्री है। और फोर फीचर की एंट्री है इसकी रिवर्स, ठीक है। तो आपने पहले शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, तो अब फोर फीचर में क्या करोगे, शेयर कैपिटल को डेबिट, क्योंकि अब शेयर कंपनी आपसे वापस ले रही है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। पहले आपने कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट किया था, तो अब उसको रिवर्स करेंगे, मतलब क्रेडिट करोगे टू कॉल्स इन अरियर्स, बराबर। फिर जो कैश बैंक कंपनी को पैसा मिल गया है वो क्या कंपनी वापस देने वाली, ये तो मैंने पहले बता दिया था बहुत क्लियरली कि कंपनी को जो पैसा मिला है वो वापस नहीं देगी। एग्जांपल बताता हूँ, सपोज टोटल शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ है,
उसमें से शेयर होल्डर ने 6 रुपीज़ दिया, 4 रुपीज़ नहीं दिया। ठीक, तो जो 6 रुपीज़ कंपनी को मिल गया है वो क्या कंपनी वापस देगी? नहीं देगी। तो ये 6 रुपीज़ तो कंपनी का बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि कंपनी को अब शेयर भी वापस मिल गए, कंपनी ने शेयर कैंसिल कर दिया और ये 6 रुपीज़ भी मिल गए, है कि नहीं? तो ये 6 रुपीज़ कंपनी की क्या है? इनकम है। तो रिफंड तो नहीं होने वाला है, तो मैं टू कैश बैंक नहीं लिख सकता क्योंकि कंपनी रिफंड नहीं करेगी। बट ये जो अमाउंट मिला है ये कंपनी के लिए इनकम है। तो ये इनकम जो है फोरफीचर के टाइम शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट में पहले इसको रखते हैं और बाद में इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि ये इनकम कंपनी का रेगुलर बिजनेस है क्या कि शेयर इश्यू करो, फोरफिट करो और पैसा जमा करो, ये कंपनी का रेगुलर बिजनेस नहीं है। तो ये जो इनकम 6 रुपीज़ कंपनी को हुई है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इनकम। बट पहले इसको शेयर फोरफिटेड अकाउंट में रखते हैं एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, और बाद में जब कंपनी शेयर इशू करेगी तब इसको हम लोग शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो वो रीइशू में आएगा। तो ये कैश बैंक कैंसिल नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या लिखना है आपको? शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट। ठीक, तो ये मतलब जो इश्यू की एंट्री है उसी को मैंने रिवर्स कर दिया, बट ये कैश बैंक की जगह पे क्या लिख दिया? फोरफिटेड। तो अमाउंट भी वैसे आ जाएगा, शेयर कैपिटल 10 था तो 10, कॉस्ट इन एरियर्स 4 था तो 4, कैश बैंक का 6 रुपीज़ इनकम थी तो फोरफीचर में चली गई 6, सिंपल। तो जो आपने अगर इश्यू का पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो फोरफीचर में कुछ है ही नहीं, इश्यू का उल्टा, बस कैश बैंक की जगह क्या लिख देना? शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट। ठीक, दोनों एंट्री मत कॉपी करना क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फोरफीचर की एंट्री ये है कि ये है, ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तो ये है फोरफीचर की एंट्री, मैंने आपको खाली लॉजिक बताया। अब कुछ स्टूडेंट को लॉजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जिनको इंटरेस्ट है बहुत अच्छी बात है, प्रोफेशनल कोर्स होने के लिए। तो लॉजिक, तो ये लॉजिक के बेसिस पे फोरफीचर की एंट्री आई है। तो ये पहला पार्ट था, फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। तो अभी आप वीडियो पॉज करके इसको पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अमाउंट यहाँ पे कैसे आएगा। तो अमाउंट कैसे आएगा? शेयर्स फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। कॉल सिनेरियोस में कौन सा अमाउंट आता है? शेयर्स फोरफिटेड इनटू अमाउंट अनपेड, अनपेड। और फोरफीचर मतलब जो पैसा मिल गया, तो शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट पेड। ठीक है, तो ये भी ब्रैकेट में लिख लेना। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मुझे फेस वैल्यू फुल अमाउंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कौन से अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है? कॉल्ड अमाउंट से। ठीक है, ये याद रखना। तो वीडियो पॉज करके अब इसको कॉपी कर लो, फिर दूसरे पार्ट में मैं चलता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। ठीक, तो जो शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ था उसको अब कंपनी फोरफिट कर रही है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे पास करोगे आप? फिर से मैं आपको चलो एकदम स्टार्टिंग से बता देता हूँ, पहले लॉजिक बताता हूँ। कौन से शेयर फोरफिट हुए हैं? जो इश्यू हुए थे प्रीमियम पे। तो जब शेयर प्रीमियम पे इश्यू होता है तो उसकी एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं? पैसा आया कैश बैंक डेबिट, जो नहीं मिला कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, क्योंकि इश्यू के टाइम प्रीमियम कंपनी का एक्स्ट्रा इनकम है तो उसको क्रिएट करेंगे। तो ये इश्यू की एंट्री है। ठीक, इश्यू की एंट्री। अब फोरफीचर की एंट्री इसकी उल्टी, सिंपल। बट सबको रिवर्स तभी करना है, इसमें दो चीज़ें हैं। फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, उसमें दो पार्ट क्या है कि हो सकता है कि उस शेयर होल्डर ने
कुछ अमाउंट नहीं दिया जिसकी वजह से उसका शेयर फॉरफिट हो रहा है, ये तो सिंपल है। बट जो अमाउंट नहीं दिया उसमें प्रीमियम का भी अमाउंट है, मतलब शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, ऐसा हो सकता है। और दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट तो दे दिया बट फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। ठीक, तो जब भी हम लोग वैसा शेयर फॉरफिट करेंगे जो प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो वहाँ पे याद रखना इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि दो बातें होंगी। दो बातें कौन सी होंगी? प्रीमियम इज रिसीव्ड और प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का अलग से अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसलिए प्रीमियम को यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रीमियम इज रिसीव्ड और प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। तो पहला ए पार्ट मैं लिखता हूँ, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। ठीक, तो कंपनी को प्रीमियम मिल गया है तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट मिल गया, कंपनी ने उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं, बिल्कुल सही किया कंपनी ने। तो जब कुछ गलत किया नहीं है तो उसको रिवर्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको टच नहीं करना है। तो ये लॉजिक है। तो अगर प्रीमियम कंपनी को मिल गया है बस टिक कर दो, भूल जाओ। तो बाकी जो चीज़ें बची हैं उसको रिवर्स करेंगे, जैसे पुराना हमने एंट्री पास किया था वही सेम टू सेम एंट्री पास करोगे। तो शेयर कैपिटल आपने पहले क्रेडिट किया था, इसको क्या करोगे? डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू कॉल्स इन अरियर्स डेबिट किया था तो कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट। टू कैश बैंक का अमाउंट कहाँ जाएगा? शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक हो गया, सिंपल। सो व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, फॉरफिचर की एंट्री सेम टू सेम रहेगी जो पार वाले केस में थी। ठीक, लॉजिक मैंने बता दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रीमियम कंपनी को मिल गया है, कंपनी ने प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं किया। प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम अकाउंट में ही जाना चाहिए और गया है, तो प्रीमियम को भूल जाओ, ये सही है। ठीक, अब मैं दूसरी आपको सिचुएशन बताता हूँ। व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, तो कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है, फिर भी कंपनी ने ये प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये एंट्री तो इशू के टाइम ही पास हो जाती है ना, जब हम लोग ड्यू वाली एंट्री पास करते हैं। ठीक है, कोई भी इंस्टॉलमेंट की ड्यू की जब एंट्री पास करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्रेडिट हो जाता है ड्यू के टाइम ही। बाद में मालूम पड़ता है कि मिला पैसा या नहीं मिला। तो अगर शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया है तो ऑब्वियसली जो इश्यू के टाइम कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया था उसको हम लोग डेबिट करेंगे, मतलब रिवर्स करेंगे। तो इसको भी रिवर्स यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? तो पहले तो वही है, शेयर कैपिटल क्रेडिट था उसको डेबिट करोगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक, तो ये प्रीमियम को कब डेबिट करना है? जब प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को नहीं मिला हो, सिंपल। सो जब कंपनी ऐसा शेयर फॉरफिट करती है जो प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो उसमें दो पार्ट याद रखना। प्रीमियम इज रिसीव्ड तो वही सेम एंट्री पास होगी पार वाली। व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड तो भी सेम ही एंट्री होती है, बस एक और वेरिफिकेशन वेराइटी है इसमें, वेरिएशन की सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा अलॉन्ग विद द अदर डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स। ठीक है, तो एंट्री सब जगह सेम ही है, बस खाली ये एक पॉइंट है स्पेशल, दैट व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड यू हैव टू डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो, अदरवाइज एंट्री फॉरफिचर की एक ही आपको याद रखनी है। क्या एंट्री है फॉरफिचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफिचर, बस एक ही एंट्री याद रखनी है। बट उसमें बस इतना याद रखना, कभी भी अगर प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है सो फिर वी हैव टू डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो। ठीक, बस इतना शॉर्टकट में याद रखना। अभी वीडियो पॉज करके अब इसको कॉपी कर लो।
नाउ वी कैन डू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 6th क्वेश्चन तक तो हम लोग ने किया था, पुराना वाला जो शीट था। अभी इसके बाद है 7th क्वेश्चन जो 4 फीचर वाला है। बजाज लिमिटेड forfeited 1000 equity shares of rupees 10 each issued at par for the non-payment of first call of rupees 2 per share and the final call of rupees 3 per share. Give the journal entries of forfeiture. तो forfeiture की एंट्री हमको पास करनी है बजाज लिमिटेड के बुक्स में। तो कितने शेयर forfeit किए? 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, 10 है फेस वैल्यू, इशूड एट पार, सीधा सीधा लिखा हुआ है कौन सा शेयर फोरफिट हो रहा है, जो पार पे इशू हुआ था। तो फोरफिचर की तो एक ही एंट्री में बोला याद रखना, एक ही एंट्री याद रखना बस। उसके बाद में थोड़ा सा वेरिएशन माइंड में रखना, प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को भी डेबिट करना है, बाकी एंट्री एक ही याद रखो। मैंने तो 3 एंट्री लिखी, तो एग्ज़ाम डे के दिन माइंड में बस इतना याद रखना, एक सिंपल एक एंट्री, ठीक है। उसमें वेरिएशन क्या होगा, प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम को भी डेबिट करना है, बस बाकी कुछ नहीं। अब वो अमाउंट वगैरह कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मालूम पड़ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ बजाज। तो जर्नल एंट्री आप बताओ मुझे, 4 फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। जर्नल एंट्री क्या है? एक ही जर्नल एंट्री याद रखना, मैंने बोला 4 फीचर की। कौन सी? ये इक्विटी शेयर है यहाँ पे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, ठीक। अभी अमाउंट कैसे लिखना है मेन आपको वही लर्न करना है, जनरल एंट्री सबको याद हो जाती है। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड है 1000, कॉल्ड अप अमाउंट मतलब जितना कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा है, कॉल किया है। एक सिंपल सी चीज़ आपको बता देता हूँ, इस कॉल्ड अप पेड अप क्या होता है, फेस वैल्यू वगैरह। जैसे इस क्वेश्चन में समझ लो कि क्वेश्चन में कंपनी ने 10 रुपीज़ की डिमांड की है, यहाँ पे बताया मतलब आपका इश्यू प्राइस कितना है 10, एंड ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करना है, 3 2 3 2, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल, ठीक। अब वो शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन तो देना ही है, उसने दिया, अलॉटमेंट भी दिया, बट फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया मतलब कंपनी ने मांगा होगा ना, तभी तो नहीं दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने ना फाइनल कॉल के लिए वेट ही नहीं किया, फाइनल कॉल उससे मांगा ही नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद ही उसका शेयर क्या कर दिया, फोरफिट। फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर क्या कर दिया, कैंसिल। फाइनल कॉल तक वेट ही नहीं किया कंपनी ने, उसको लगा कि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फाइनल कॉल क्या देगा, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही उसका शेयर फोरफिट कर दिया। तो ऐसे शेयर होल्डर के लिए कॉल्ड अप अमाउंट क्या होगा, बाकी सारे शेयर होल्डर के लिए आप बोल सकते हो कि 10 रुपीज़ है, जब उनसे फाइनल कॉल भी मांग लिया जाएगा तो आप बोल सकते हो 10 रुपीज़ है, बट ऐसे शेयर होल्डर को तो मांगा सिर्फ इतना ही है ना, फर्स्ट कॉल तक ही डिमांड किया है। तो ऐसे शेयर होल्डर के लिए कॉल्ड अप क्या होगा, 3 + 2 + 3, 8 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा 10, 8 कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, ये आपको इंटरप्रेट करना है, बस ये एक ही डिफ़िकल्टी है छोटी सी, कि 4 फीचर वाले अकाउंट में आपको बस ये एक इंटरप्रेट करना है, फाइंड आउट करना है कि कंपनी ने कौन से इंस्टॉलमेंट तक डिमांड की है, कॉल किया है पैसा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है कि कंपनी, जैसे इस क्वेश्चन में बताता हूँ मैं कैसे आप इंटरप्रेट करोगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फोर फीचर कभी हुआ है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 एंड फाइनल कॉल ऑफ 3। जब ऐसा लिख दिया है कि कंपनी ने फोर फीचर क्यों किया, क्योंकि सामने वाले शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का नॉन पेमेंट किया, तो फाइनल कॉल भी मेंशन किया है ना, इसका मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल तक फुल अमाउंट डिमांड किया था, कॉल किया था, उसमें से उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया। तो वो समझ जाएगा कि ये फुल्ली कॉल्ड शेयर्स, मतलब 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने फाइनल कॉल तक अगर डिमांड किया है, मतलब ये पूरा का पूरा कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 10 रुपीज़। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि 4 फीचर ऑफ शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं होता,
तो आप समझ जाओ कि फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट हुआ है, तो कॉल्ड अप अमाउंट 10 की जगह 8 होगा, फर्स्ट कॉल तक ही होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से 8 बोल रहा हूँ मैं। तो ये एक तरीका है फाइंड करने का कि कंपनी ने शेयर होल्डर से कितना कॉल किया और जितना कॉल किया उसमें से कितना पैसा मिला कितना नहीं मिला। तो फोर फीचर वाले केस में ना आपको बस जनरल एंट्री सबको याद हो जाती है, अमाउंट में प्रॉब्लम होता है। 3 चीज़ें निकालनी है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, मतलब ये इश्यू प्राइस, इसमें से कितना कॉल किया कंपनी ने जैसा मैंने बताया आपको, और जितना कॉल किया उसमें से शेयर होल्डर ने कितना दिया कितना नहीं दिया। जैसे ये एग्जांपल है, ये कॉल्ड अमाउंट हो गया, देखो टोटल इश्यू प्राइस 10, कॉल्ड अप 8, अब 8 में से कितना उसने दिया, 3 + 2 दिया 5, और कितना नहीं दिया, 3 रुपीज़ नहीं दिया। बस ये 3 चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में फाइंड करनी है कि कितना टोटल इश्यू प्राइस है, उसमें से कितना कंपनी ने कॉल किया शेयर होल्डर से, और बाद में शेयर होल्डर ने कितना कंपनी को दिया पैसा कितना नहीं दिया, क्योंकि जो नहीं दिया वो कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा, और जो दे दिया है वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा, और जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक, तो हर क्वेश्चन में बस ये 3 चीज़ आपको फाइंड करनी है, टोटल शेयर का वैल्यू क्या है इश्यू प्राइस, उसके बाद उसमें से कंपनी ने कितना कॉल किया, और जितना कॉल किया उसमें से शेयर होल्डर ने कितना दिया कितना नहीं दिया। तो अब इसी को, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, ये तीनों चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में देखो इश्यू प्राइस कितना है, तो यहाँ नीचे लिखता हूँ, इश्यू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, क्योंकि ये इश्यू एट पार पे है, विच इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू हो गई। अब इसमें से कॉल्ड अप कितना है, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइनल कॉल तक उससे डिमांड किया है, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है, तो कॉल्ड अप ऑब्वियसली कितना हो गया, फुल अमाउंट 10। अब इसमें से आपको बताना है कि कितना पेड है और कितना अनपेड है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनपेड की डिटेल कि उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल का मनी कितना है 2 और फाइनल कॉल का मनी कितना है 3, तो दोनों मिला के कितना हो गया 5। तो 10 में से 5 नहीं दिया तो कितना दिया होगा, 5 दिया। ठीक है, तो जो पे हो जाता है वो फोर फीचर अकाउंट में जाता है, और जो नहीं पे होता है वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में जाता है, और ये दोनों ही अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट करते हैं हम लोग। और ये जो अमाउंट है कॉल्ड अप का, ये कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है, शेयर कैपिटल डेबिट होता है। तो ये 3 चीज़ तो है ना फोर फीचर के एंट्री में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 शेयर फॉर फीचर, बस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। तो शेयर्स कितने हैं इस क्वेश्चन में, 1000। तो ये पूरी समरी है इस क्वेश्चन की। तो हर क्वेश्चन में आप इतना फाइंड कर लिया, फिर कुछ बचा नहीं है, आपका कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप ये समरी बना के सॉल्व करिए, सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो समरी बनाने की ज़रूरत नहीं, आपके माइंड में सीधा फिक्स हो जाएगा, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि कितना क्या कॉल्ड अप वैल्यू है, कितना रिसीव हुआ कितना रिसीव नहीं हुआ है। तो ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप ये बना सकते हैं। तो 1000 शेयर्स है, कॉल्ड अप वैल्यू है 10, देन कॉल्स इन एरियर्स के लिए 1000 शेयर्स है, ये रहा 5 रुपीज़ अनपेड है, और यहाँ पे भी 1000 शेयर्स इंटू पेड अप अमाउंट कितना है 5। ये फोर फीचर की एंट्री है। राइट क्वेश्चन नंबर 7, you can make this summary first and then write the journal entries, और you can first write the journal entries और बाद में एज अ वर्किंग नोट में ये समरी आप बना सकते हो। वीडियो पॉज करके आप इतना कॉपी कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 8, Usha Limited forfeited 1500 equity shares of rupees 10 each
issued at premium of ₹5 per share for the non-payment of allotment money of ₹8 per share, including the share premium ₹5 per share, the first call of ₹2 per share and the final call यहाँ पे प्रिंट एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको, प्रिंट नहीं हुआ है। टोटल इश्यू प्राइस है 10 फेस वैल्यू, इश्यूड प्रीमियम 15 हो गया टोटल। 15 आउट ऑफ 15 8 इज अलॉटमेंट एंड 2 इज फर्स्ट कॉल। Out of 8, 5 is premium, so bifurcation is 3 plus 5. First call is given as 2. Final call you can make it as 3. ठीक है, फाइनल कॉल 3 रुपीज लिख देना। एप्लीकेशन मनी कितना है वो तो मेंशन नहीं किया है, तो 8 plus 2 10 plus 3 13, ये 2 होगा बैलेंस फिगर। तो मैं क्वेश्चन शीट में आपको करेक्ट करके दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। So Usha Limited forfeited 1,500 equity shares of ₹10 each, issued at premium of ₹5 per share for the non-payment of allotment money of ₹8 per share, including share premium of ₹5 per share, and the first call of ₹2 per share and final call of ₹3 per share. Give the journal entries of the forfeiture. तो जैसे forfeiture है आप इमीडिएटली देख लेना कि ये इश्यू पार पे किया था या प्रीमियम पे किया था, सीधा सीधा लिखा हुआ है इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो जैसे इशू प्रीमियम पे आया तो आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि क्या देखना है मुझे नेक्स्ट, प्रीमियम कंपनी को रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ है। तो अब देखो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन पे सेकंड लाइन पे दिया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8। तो जो शेयर होल्डर है उसने क्या क्या पेमेंट नहीं किया है, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, यही लिखा है ना क्वेश्चन में। मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया शेयर लेने के लिए, उसका उसने कुछ भी पेमेंट नहीं किया। तो कंपनी ने फाइनल कॉल भी मेंशन किया है, मतलब कंपनी ने तो उससे फुल डिमांड किया है, पूरा कॉल किया फाइनल कॉल तक, बट उसने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। तो उसके बाद कंपनी ने उसका शेयर फॉरफिट कर दिया। तो अब मुझे बताइए कि उसने प्रीमियम दिया होगा या नहीं दिया होगा। प्रीमियम का जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ है, तो अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया है। तो ये कौन सा केस हो गया, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। तो मैं पहले जनरल एंट्री लिख देता हूँ। तो जनरल एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, सो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफिचर। ठीक, नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स, पहले मैं आपको समरी बना देता हूँ इस क्वेश्चन में फिर से। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, 1,500। और इश्यू प्राइस क्या है, इश्यू प्राइस है 15, वहाँ पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे इश्यू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू इज 10 एंड प्रीमियम इज 5, तो इश्यू प्राइस इज 15। आउट ऑफ 15 कॉल्ड अप कितना किया है, फुल कॉल किया है ना उसने, बराबर। अब कॉल्ड अप में याद रखना कि कॉल्ड अप वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा होती है फेस वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू आपको कौन से वैल्यू में से निकालना है, टोटल फेस वैल्यू में से। प्रीमियम अकाउंट में जाता है तो प्रीमियम को भूल जाओ, वो प्रीमियम अकाउंट के लिए बना हुआ है। तो टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 15 नहीं, टोटल फेस वैल्यू है 10। तो 10 में से कंपनी ने पूरा फाइनल कॉल तक उससे डिमांड किया है, तो कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब 10 में से उसने कितना नहीं पे किया है उसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में देते हैं। तो उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक,
तो ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है 8 + 2 + 3, ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स में चला जाएगा। अब इसमें देखो, अब बोलो कि सर ऊपर तो 15 लिखा है, कॉल्ड अप हम लोग 10 करेंगे तो बाकी 5 कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 तो शेयर कैपिटल में जाएगा। थोड़ा डायग्राम रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा मुझे। तो टोटल अमाउंट कंपनी को लेना था 15 रुपीज़, 15 में से 10 है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू जो होता है वो शेयर कैपिटल में जाएगा, और 5 रुपीज़ है प्रीमियम, तो ये प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ठीक, ये दो अकाउंट डेबिट में है ना, यहाँ पे हमेशा लिखता हूँ मैं, ये है फेस वैल्यू और ये है प्रीमियम। ठीक, अब इसमें से टोटल हो गया 15, अभी 15 में से कितना मिला कितना नहीं मिला, तो मिला तो खाली 2 रुपीज़ ही है, बाकी 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 नहीं मिला है, तो ये 2 रुपीज़ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा और ये 13 रुपीज़ कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। सिंपल एकदम। बस याद रखना, शेयर कैपिटल जब भी हम लोग लिखते हैं ना इक्विटी शेयर कैपिटल, तो समझ जाना उसमें हमेशा फेस वैल्यू ही आती है, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो हमेशा अलग अकाउंट में जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सो अमाउंट अभी कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1500 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट, किसका कॉल्ड अप? फेस वैल्यू का, तो फेस वैल्यू का कॉल्ड अप फुल कॉल्ड 10, देन 1500 इंटू प्रीमियम 5, देन कितना नहीं मिला है, तो 1500 इंटू 13 नहीं मिला, कितना मिल गया है 1500 इंटू 2 मिल गया है, बस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो दिस विल बी 15,000, ये इसका हाफ हो जाएगा 7,500, और ये 1500 इंटू 30, $19,500 and this will be 3,000। आप टोटल करोगे डेबिट क्रेडिट टैली हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है अगर कोई शेयर फॉरफिट हुआ है जो पहले इश्यू हुआ था प्रीमियम पे और प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। अभी कुछ लोग ने तो पहले ही मैंने बोला कि प्रैक्टिस किया होगा शेयर कैपिटल टॉपिक, जिन्होंने नहीं किया है या जिन्होंने किया भी है, बेटर ये है कि आप समरी बना लो, ये भी बना लो, ये समरी भी बना लो और ये जनरल एंट्री। ठीक है, आप चाहिए तो जैसे मैंने लिखा है पहले जनरल एंट्री लिख दो, मेन आंसर पहले, बाद में समरी, ये आपके समझने के लिए है, क्योंकि जब आप बाद में रिवाइज करोगे 2 महीने 3 महीने के बाद एग्ज़ाम के पहले, तो सबको फ़ोन लगाओगे, कोई उठाएगा नहीं, मुझे लगाओगे, मैं भी नहीं उठाऊँगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से कि इसको कॉपी करके रखो। Now next question, question number 9. Summer Limited forfeited 1,500 equity shares of ₹10 each, issued at a premium of ₹5 per share, payable with the allotment money, for non-payment of first call money of ₹2 per share and final call of ₹3 per share. Give journal entries. So name of company is Summer Limited. तो जनरल एंट्री समर लिमिटेड की बुक्स में पास करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में आपको देखना है, पहला तो शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है कि नहीं, तो प्रीमियम पे हुआ है, लिखा हुआ है इशू एट प्रीमियम ऑफ ₹5। तो अब मुझे अब बताइए कि प्रीमियम पे इशू हुआ है, प्रीमियम
कंपनी को रिसीव हुआ है या नहीं। सी प्रीमियम जो 5 रुपीज़ था वो पेबल था विथ अलॉटमेंट मनी, एंड शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी दिया है, उसने सिर्फ क्या नहीं दिया है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी। तो इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी दिया है, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इसके लिए उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो जब अलॉटमेंट दे दिया इसका मतलब प्रीमियम भी दे ही दिया, बराबर। तो हम लोग को प्रीमियम का जो अमाउंट है या अकाउंट है उसको वापस से रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री कैसे आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट किए। अब जब प्रीमियम मिल गया है तो आप प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम कुछ कहीं पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगेन यहाँ पे 1500 है, इश्यू प्राइस फेस वैल्यू था 10, ये है 5, टोटल है 15। तो इसमें से कॉल्ड अप कितना था, कॉल्ड अप में पूरा ही के पूरा ही कॉल किया ना, फाइनल कॉल तक की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो फेस वैल्यू का कॉल्ड अप है 10, प्रीमियम का होगा 5। अब प्रीमियम को तो आप टिक कर देना क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो गया, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो मुझे खाली बेसिकली टिक मतलब मैं तो बोलूँगा कैंसिल कर दो, प्रीमियम मिल गया ना, उसको हटा दो। तो 10 में से कंपनी को क्या क्या नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला है, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 2, फाइनल कॉल का है 3, टोटल हो गया 5। तो 5 नहीं मिला है तो कितना मिल गया होगा, 5 मिल गया होगा। तो ये जाएगा फोर फीचर में, ये जाएगा कॉल सिग्नेचर्स में, और ये जाएगा शेयर कैपिटल में। खत्म, प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम को भूल जाओ, कैंसिल। सो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1500 इनटू कॉल्ड अप वैल्यू आउट ऑफ फेस वैल्यू, ये है 10। देन कॉल सिग्नेचर्स में था जितना नहीं मिला 5, ये मिल गया, टोटल 15,000, हो जाएगा 7,500, हो जाएगा 7,500, ठीक है। तो एक सिंपल सी जनरल एंट्री आ गई। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, बट उसमें वैरायटी ये थी कि प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ था, एंड इन दिस क्वेश्चन कंपनी हैज रिसीव्ड द प्रीमियम, बस यही डिफरेंस है। तो दोनों वैरायटी कवर होगी, प्रीमियम इज रिसीव्ड, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन द सेम। Next question. Question number 10, I guess. Winter Limited forfeited 1,000 equity shares of ₹10 each, issued at a discount of 10% for non-payment of first call. अच्छा, इसमें भी अभी डिस्काउंट पे नहीं इशू हो सकता है, तो ये पार पे करना है। मैं आपको अपडेटेड नोट से दिया है, उसमें एक्चुअली पार पे लिखा हुआ है, विंटर लिमिटेड forfeited 1,000 equity shares of ₹10 each, issued at par for non-payment of first call of ₹2 per share and final call of ₹3 per share. Show the necessary journal entries. तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, शेयर कैसे इशू हुआ है पार पे, और ऐसा शेयर बाद में फॉरफिट हुआ है बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, ये आएगी जो सामने लिखी हुई है। तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विंटर लिमिटेड, I would suggest that you all should stop this video, pause करो, खुद से सॉल्व करो और बाद में चेक करो कि राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको खुद से आना चाहिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड है, इसमें 1000, पूरा का पूरा फाइनल कॉल तक की डिटेल दिया है। तो 10 कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगा, कितना नहीं मिला, 2 + 3 फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल,
और यहाँ पे हम बैलेंस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हो जाएगा 10,000, 5,000, 5,000, ठीक हो गया। तो अभी फोर फीचर का पार्ट हमने किया है और ये समरी अभी तक यहाँ पे मैंने रखी हुई है जानबूझ के। तो पहले इशू होता है, उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो वैसा शेयर क्या करेगी कंपनी, फोरफिट करेगी। अब फोरफिट करेगी मतलब शेयर कैंसिल करेगी, अपने पास ले लेगी। अब वो शेयर कंपनी वापस से क्या करेगी, वेस्ट तो नहीं करेगी ना, वापस से री इशू करेगी। ठीक है, तो फोर फीचर के बाद समझ में क्या आएगा, फोर फीचर के बाद आता है री इशू ऑफ शेयर्स। तो अभी अपना नेक्स्ट स्टेप है री इशू ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट वैरायटी। तो फोर फीचर में फिर से बता देता हूँ जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है। फोर फीचर एट पार एट प्रीमियम नहीं होता। फोर फीचर जस्ट एक आप बोल सकते हो रिप्लाई है इश्यू ऑफ शेयर्स का। तो अगर इश्यू पार पे हुआ है तो फोर फीचर भी ऐसे शेयर का होगा जो पार पे इश्यू हुए थे, और अगर शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ है तो फोर फीचर भी ऐसे शेयर का होगा जो प्रीमियम पे इश्यू हुआ था। बट फोर फीचर करते टाइम आपको याद रखना है कि दो वैरायटी हो सकती है, प्रीमियम मिला कि प्रीमियम नहीं मिला। ठीक, अब आते हैं री इशू पे। मैंने वापस इसलिए बताया ताकि आपको री इशू और फोर फीचर में कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इशू भी है पार और प्रीमियम पे, फोर फीचर भी मैंने बता दिया, यहाँ पे पार और प्रीमियम का कुछ तो कंसेप्ट है। अब री इशू में भी वही आने वाला है, री इशू एट पार, री इशू एट प्रीमियम एंड री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हर जगह पार प्रीमियम हर जगह पे है, पर डिफरेंस क्या है वो आपको एकदम अच्छे से माइंड में फिट हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो पार और प्रीमियम बोलते हैं वो क्या है, फोर फीचर के टाइम जो पार और प्रीमियम वर्ड यूज़ होता है उसका मीनिंग क्या है, अब जो री इशू में होने वाला है उसका मीनिंग क्या है। तो री इशू कौन से शेयर का होता है, जो शेयर कंपनी ने फोरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो वही शेयर कंपनी बाद में किसी और शेयर होल्डर को इशू कर सकती है, किसी और पर्सन को इशू कर सकती है, उसको बोलते हैं री इशू। तो जब भी आप री इशू वर्ड देखोगे तो री इशू मतलब समझ जाना उसके पहले फोर फीचर हुआ है तो ही री इशू आएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर में ही होता है, इशू उसके बाद फोर फीचर और फिर री इशू। तो जो री इशू की जनरल एंट्रीज है दे आर सेम लाइक ओरिजिनल इशू। ओरिजिनल इशू हमने पढ़ा था ना, एट पार एट प्रीमियम। तो री इशू भी कंपनी वही है, री इशू कंपनी कर सकती है एट पार एट प्रीमियम, डिस्काउंट पे भी कर सकती है। तो ये एक नया पॉइंट है कि री इशू जो है वो डिस्काउंट पे हो सकता है, हाँ ओरिजिनल इशू डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है। तो बस ये एक चीज़ याद रखना, ओरिजिनल इशू में और री इशू में डिफरेंस क्या है। ओरिजिनल इशू डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है। और दूसरा री इशू में एक और चीज़ क्या होगा कि जो हमने ये इनकम अर्न किया है फोर फीचर के टाइम, मैंने आपको बोला था ना ये इनकम है, तो ये इनकम को री इशू के बाद कंपनी को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इसलिए एंट्री मैंने अभी तक रखी है। तो ये अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे जब कंपनी शेयर री इशू कर देगी तब। तो री इशू में पहला पॉइंट याद रखना है कि री इशू सेम एज ओरिजिनल इशू के जैसा है, पार प्रीमियम। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि री इशू करने के बाद जो फोर फीचर अकाउंट में कंपनी के पास इनकम पड़ी है वो ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि ये इनकम रेवेन्यू इनकम नहीं है, कैपिटल इनकम है। ठीक, तो ये तीन चीज़ें आपको री इशू के टाइम याद रखनी। तो भी मैं यही तीनों स्टेप को आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट इज री इशू ऑफ शेयर्स। तो री इशू ऑफ शेयर्स में मीनिंग क्या है, मीनिंग यही है कि आफ्टर फोर फीचर ऑफ शेयर्स कंपनी कैन इशू दो शेयर्स टू सम अदर पर्सन either at par or at premium or at discount, that is called reissue of shares. So reissue is basically of those shares which were already forfeited. ठीक है, तो ये reissue का मीनिंग है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बोल दिया नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको खाली समझा रहा हूँ, आप समझो आराम से।
तो पहला पॉइंट मीनिंग का है जो नोट्स में लिखा रहेगा, दूसरा पॉइंट है इसका जनरल एंट्री। रेशियो होता है पार पे, रेशियो होता है प्रीमियम पे, रेशियो होता है डिस्काउंट पे। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे आएगी? तो जनरल एंट्री में सबसे पहला है री इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। तो पार का एंट्री तो बहुत ही सिंपल है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी नहीं लिखता हूँ मैं, खाली शेयर कैपिटल लिखता हूँ, टू शेयर कैपिटल। सेकेंड री-इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो जनरल एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। थर्ड है री इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे भी पॉसिबल है, याद रखना। तो री इश्यू एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो कंपनी के लिए लॉस है, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो हम लोग डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो लॉस है। प्रीमियम जो है वो इनकम होती है, इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं इश्यू के टाइम। तो यहाँ पे एंट्री कैसे पास करोगे आप? कैश बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आप बोलोगे, पर यही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं। जो डिस्काउंट का अमाउंट है, मतलब जो डिस्काउंट का लॉस है, वो जाता है शेयर फोरफीचर अकाउंट में। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, शेयर फोरफीचर अकाउंट में जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट याद रखना। तो जो री इशू डिस्काउंट पे होता है तो वो डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट अकाउंट में नहीं जाता, कहाँ जाता है? शेयर फोरफीचर अकाउंट में। इसका लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। फोरफीचर और री इशू दोनों नॉर्मली साथ में होता है। तो दोनों के टाइम पे कंपनी को जो भी एक्स्ट्रा इनकम मिली है या कंपनी को जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, वो हर एक चीज़ एक ही अकाउंट में जाएगी। कौन से अकाउंट में? शेयर फोरफीचर अकाउंट में। तो इसलिए जब हम लोग ने फोरफीचर वाली एंट्री पास की थी तो वहाँ जो एक्स्ट्रा इनकम कंपनी को मिला था हमने फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया था ना। सिमिलरली यहाँ पे भी जो लॉस हो रहा है डिस्काउंट का, तो उसको डेबिट भी कौन से अकाउंट में करोगे? फोरफीचर अकाउंट में। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो फोरफीचर रीइश्यू के टाइम पे जो भी इनकम होगा, जो भी एडिशनल लॉस होगा, वो सब कौन से अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है? फोरफीचर अकाउंट में। तो यहाँ पे इसलिए डिस्काउंट अकाउंट नहीं आएगा। टू शेयर कैपिटल। ठीक, तो बस ये तीन पॉसिबिलिटी है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों हुई एंट्री के साथ में आपको एक और एंट्री पास करनी है जो मैंने आपको बोला था, ट्रांसफर ऑफ फोरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जो हम लोग ने फोरफिट किया था उस टाइम पे फोरफीचर अकाउंट में इनकम को क्रेडिट किया था, बराबर। और यहाँ पे रीइश्यू के टाइम पे हमने कुछ डेबिट भी किया है, यहाँ पे तो डेबिट है नहीं। तो उसी क्रेडिट डेबिट को बैलेंस करके जो भी अमाउंट शेयर फोरफीचर अकाउंट में बचेगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर हमने क्या किया था? फोरफीचर की एंट्री में क्रेडिट किया था, बराबर। तब उसको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में, तो मतलब शेयर फोरफीचर को बंद कर रहे हैं, कैंसिल। तो पहले क्रेडिट किया था तो अब क्या करेंगे? डेबिट। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? उसको क्रेडिट करना है, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, तो हर एक जनरल एंट्री बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर आपको समझने में इंटरेस्ट है तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं, एकदम बहुत ही सिंपल, हम खुद ही उसको कॉम्प्लीकेट करते हैं। तो शेयर फोरफीचर पहले क्रेडिट किया था, उसको बंद करना है तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो पहले क्रेडिट, अब डेबिट। कौन सा नया अकाउंट ओपन हो रहा है? कैपिटल रिजर्व। इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो इनकम, क्रेडिट द इनकम, नॉमिनल अकाउंट। तो मतलब अगर सपोज रेशियो ऑफ शेयर्स पार पे हुआ है तो ये दो एंट्री पास करनी पड़ेगी।
अगर रीइश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम पे हुआ है तो ये 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक। रीइश्यू डिस्काउंट पे हुआ है तो ये 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी, समझे कि नहीं। तो रीइश्यू के टाइम पे 2 एंट्री आएगी, एक तो ये बेसिक जो रीइश्यू वाली एंट्री है और दूसरा ये, तो ये कॉमन है जो सब में हर एक वेराइटी में आएगा। तो अभी आप वीडियो पॉज करके इसको सेम टू सेम एज इट इज कॉपी कर लो। नाउ विल डू क्वेश्चंस ऑफ रीइश्यू। याद रखना जब भी रीइश्यू का क्वेश्चन आएगा तो उसमें फोर फीचर भी आता ही है, फोर फीचर और रीइश्यू। हाँ, फोर फीचर की खाली एक वैरायटी के ऊपर अलग क्वेश्चन आ सकता है जैसे हमने अभी किया था, बट जब रीइश्यू के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फोर फीचर प्लस रीइश्यू दोनों मिक्स होकर ही आता है। तो अभी ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, और ये वैरायटी जो भी करने जा रहे हैं इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना और इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देयर आर टोटल 4 पार्ट्स, पार्ट 1 2 3 4। तो ऐसे ही हम लोग भी इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है पार्ट 1। P Limited forfeited 300 shares of rupees 10 each, fully called up, for the non-payment of final call money of rupees 4 per share, and these shares were subsequently reissued by the company for rupees 10 per share as fully paid up. तो फोर फीचर है पहले, बाद में रीइश्यू है, तो पहले फोर फीचर की एंट्री पास करनी पड़ेगी, बाद में रीइश्यू की। तो फोर फीचर कौन से शेयर का हुआ है? पी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, प्रीमियम वगैरह का कुछ भी मेंशन नहीं किया है, मीन्स ये फोर फीचर उन शेयर्स का है जो पार पे इशू हुए थे। तो पहले फोर फीचर की एंट्री पास करते हैं। फोर फीचर ऑफ 300 शेयर्स, ठीक है, विच वर इशूड एट पार। आप बोलोगे सर कहाँ दिया है कि पार पे इशू किया, तो कहीं दिया नहीं रहेगा, ये आपको खुद का दिमाग लगा के इंटरप्रेट करना है कि क्वेश्चन में क्या है। प्रीमियम मेंशन नहीं किया है ना, मतलब ये पार पे इशू हुआ है। हाँ, ऐसे डाउट मैं सुन चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो जनरल एंट्री क्या आएगी? इक्विटी, शेयर, कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन आयर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। तो इसमें लिखा है कि शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब कितने का है? एक शेयर 10 का है, तो 10। देन कॉल सीनियर्स में क्या क्या नहीं पे किया है, तो नॉन पेमेंट खाली फाइनल कॉल का है 4 पर शेयर, तो 300 इंटू 4। और यहाँ पे तो मैं बोलूँगा बैलेंस ही लिख दो, शॉर्टकट में हो जाएगा। तो ये हो गया 3000, 1200, तो 1200 3000 माइनस 1200 हो गया 1800, ठीक है। तो ये अपनी फोर फीचर की एंट्री होगी। अब इसके बाद मेरी इशू कैसे किया है? दीज शेयर्स, दीज मतलब ऑल 300 शेयर्स, तो दीज मतलब ऑल शेयर्स विच वर फोरफिटेड, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जितने शेयर कंपनी ने फोरफिट किए हैं उसमें से कितने शेयर रीइश्यू किए, सारे के सारे रीइश्यू किए या उससे कम रीइश्यू किए, ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर पासिंग द एंट्री ऑफ रीइश्यू, ठीक है। इसलिए मैंने हेडिंग में पहले लिख दिया 300 शेयर्स। So here company has reissued all the shares. अब देखो रीइश्यू पार